गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन द रूल्स विल बी सेम। मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखाऊंगी, आपने उस वीडियो को वहां पर पॉज करके उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है और फिर दोबारा से प्ले करके आगे जब मैं पैसेज समझाऊंगी वो पैसेज समझ लेना। उसके बाद आगे हम सब मिलके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वीडियो पॉज करके कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। दिस इज द पैसेज नंबर 1। आप वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ तो आप इसको समझ लेना। ओके, आई होप आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो पैसेज 1 is saying researchers simulated street lighting on artificial grassland plots containing pesticides and sap-sucking insects at night. These were exposed to two different types of light: a white light similar to newer commercial LED lights and an amber light similar to sodium street lamps. A low intensity amber light was shown to inhibit rather than induce flowering in a wild plant and pea family, which is a source of food for aphids in grasslands. The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to the limited amount of food available. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इट इज हैपनिंग कि रिसर्चर्स ने स्टिमुलेट करा है कि आर्टिफिशियल लाइटनिंग में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की लाइट्स ली थी इन्होंने। एक ली थी नॉर्मल हमारी एलईडी लाइट्स की तरह व्हाइट लाइट, और एक ली थी एम्बर लाइट और जो कि सोडियम स्ट्रीट लैम्प की तरह होती है। ठीक है, और उसके बाद उसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो वहां पे ये पता चला कि जो लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट्स है वो इंड्यूस करने की बजाय इनहिबिट करती हैं फ्लावरिंग इन वाइल्ड प्लांट्स। मतलब जो वाइल्ड प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं वो इसकी वजह से ज्यादा उगने लग जाते हैं। द पी फैमिली विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ऑफ एफाइड्स एंड नंबर ऑफ एफाइड्स वाज आल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड। तो और जो नंबर ऑफ एफाइड्स हैं वो कम हो जाते हैं इस लाइट ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल होता है, इसीलिए जो एफाइड्स है वो सप्रेस हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द पैसेज। नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये पैसेज, है ना, इंफॉर्मेशनल पैसेज है। नॉर्मल कोई किसी तरीके का रिसर्च को डिस्कस किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। नाउ लेट्स सी कि इस टाइप के पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। द क्वेश्चन, अच्छा ये मैम PYQ दिया है 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब इन्फ्रेंस की बात हो रही है कि इस पैसेज में से क्या इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है हमारे पास। तो ऑप्शंस देखो, लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। Light pollution can have permanent adverse effect on the ecosystem. ये तो light pollution की बात ही नहीं हो रही है। White light is better for flowering of plants as compared to the light of other colors. अच्छा, यहाँ पे कौन सी लाइट थी? एम्बर लाइट, लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट थी जिसने फ्लावरिंग डाली थी, व्हाइट लाइट नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इट्स एम्बर लाइट नॉट व्हाइट लाइट, है ना, ये गलत हो गया। Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but also animals too. अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पर एनिमल्स की बात करी थी ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड सैप सकिंग इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में हमने बात करी थी। तो ऑब्वियसली इन एनिमल्स, इन इंसेक्ट्स के बारे में भी बात करी गई है और प्लांट्स के बारे में भी बात करी गई है ना। Low intensity or light has more adverse effect on the plants as compared to high intensity lights. Adverse effects तो देखे जा सकते हैं। यहाँ पे लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वाइल्ड प्लांट्स में फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावरिंग इन वाइल्ड प्लांट्स। और क्या कहते हैं, पी प्लांट्स के बारे में बात करी गई है, पी फैमिली के बारे में। और नंबर ऑफ एफाइड्स जो हैं वो भी सप्रेस हो रहे हैं इसकी वजह से।
तो ये लो इंटेंसिटी लाइट में ही तो हो रहा है ये सब। तो आई एम थिंकिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। पुअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, इज जरूरी नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे सप्रेस भी तो हो रहे हैं एफआईज, है ना, चीजें सप्रेस भी हो रही है, तो जरूरी नहीं है वो इम्पॉर्टेंट ही होगी लाइट। एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके, वो हम मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ पैसेज नंबर 2, अगेन पॉज द वीडियो, रीड द पैसेज एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। ओके, आई होप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा पैसेज। नाउ लेट्स रीड इट टुगेदर। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करी गई है ओवर द कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स शोड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेनी डेज, रेनी डेज कम होते जा रहे हैं। These climatic shifts will have an impact on hydrological cycle. Of course, hydrological cycle पे इफेक्ट पड़ेगा, रेनी डेज कम हो रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन सी होती है हमारी? वाटर साइकिल, जो हमने बचपन में पढ़ी थी कि बारिश कैसे होती है ना, रेन होती है और पानी कैसे इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और फिर रेन होती है। तो वो पूरी वाटर साइकिल जो हमने पढ़ी थी वही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ओके, इन द रीजन लेड टू मोर रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इम्पैक्ट कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा? उन जगहों पर जहाँ पे मोर रन ऑफ हो रहा है और लेस रिचार्ज हो रहा है। रन ऑफ का मतलब है कि पानी बह के इधर उधर चला जाता है। अब ऑफ कोर्स आपके पास अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पक्की सड़कें बनती जा रही है ना, परमानेंट रोड्स, जिनको आप सीमेंटेड भी कह सकते हो, सीमेंटेड रोड्स है ना। वो सीमेंटेड रोड्स की वजह से पानी जो है वो बह के कहीं और चला जाता है, ग्राउंड वाटर में नहीं पहुंचता है ना। ग्राउंड में नहीं पहुंचता है पानी, ग्राउंड वाटर नहीं बन पाता है। एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स। अब कॉर्ड टेबल्स में फर्क, ग्राउंड वाटर टेबल्स क्या होती हैं कि आपके जमीन के नीचे कितनी डेप्थ में आपको पानी मिल जाएगा, वो आपकी ग्राउंड वाटर टेबल्स होती हैं। अब उसमें अगर पानी जाएगा ही नहीं तो वो डेप्थ जो है वो बढ़ती चली जाएगी और फिर ग्राउंड वाटर का पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ग्राउंड में पानी नहीं बचेगा। तो ये होता है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है ना। फर्दर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स। देखो ड्रॉट्स बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, उतने पहले नहीं होते थे जितने अब होने लग गए हैं। दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और अगर ड्रॉट्स होंगे तो ऑफ कोर्स फार्मर्स जो हैं वो रेन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि रेन भी कम होती जा रही है। तो वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? सीधा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि रेन भी नहीं हो रही है और साथ में ड्रॉट भी आ रहे हैं, है ना। तो उन्हें पानी तो डालना है ना अपनी फसल में, तो वो ग्राउंड वाटर से निकालेंगे। ग्राउंड वाटर से और पानी निकलता रहेगा तो ग्राउंड वाटर टेबल्स और डिसबैलेंस्ड हो जाएंगी। तो ये पूरा जो पैसेज है ये मेजरली आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पैसेज है जो बता रहा है कि क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। नाउ लेट्स ट्राई डूइंग क्वेश्चंस। अच्छा, ये पूरा जो पैसेज है इसकी टोन क्या है? इंफॉर्मेटिव, बताओ। इंफॉर्मेटिव है ना, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एनालिसिस किया गया है स्टडी का, है ना। तो इस टाइप की टोन है जिसपे हम एनालिटिकल जरूरी नहीं है कि होगा, क्योंकि एनालिटिकल में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का वैसे भी कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव ही हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से नेगेटिव चीजें ही लिखी गई हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का टोन है, आपको भी पता होना चाहिए क्या है। और बेसिक थीम आइडिया क्या है, किस बारे में है ये पूरा पैसेज, क्या क्रक्स है इसका? क्रक्स इज किस बारे में, इसकी हेडिंग देनी हो तो क्या दोगे? इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट।
ये इसकी आप हेडिंग भी दे सकते हो, इसी के पूरे बारे में पूरा पैसेज है। ओके, तो ये चीजें आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जानी चाहिए। अब देखो, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। Which of the following reflects the crux of the given passage? लो crux ही आ गया इसमें। Development of regional climatic models helps in choosing climate smart agriculture practices। ये तो हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, जो कि हम सोल्यूशन है जो कि डिस्कस भी नहीं हुआ हुआ पैसेज में, तो इसको हम आंसर नहीं मानेंगे। ठीक है। Heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dry land cropping system। ये भी अगेन आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्रक्स चाहिए कि पैसेज क्या है हमारा एग्जैक्टली। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द critically of water resources while simultaneously threatening it. Of course, this is what happening. Climate change causes farmers to adopt unsustainable livelihood and risky coping strategies. I don't think this is the main motive. फार्मर्स के ऊपर बात बाद में आई है। सबसे ज्यादा मेन मोटिव हमारा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर था कि हमारा जो वाटर टेबल है वो कम होता जा रहा है। हमने वाटर के बारे में ज्यादा बात करी थी। फार्मर की सिर्फ 1 लाइन है, ओनली 1 लाइन, पूरा पैसेज नहीं है ना। तो योर आंसर शुड बी सी। आई थिंक इट इज क्लियर। पहले के 2 सोल्यूशंस हैं, सही है, लेकिन पैसेज से कोई रिलेशन नहीं है उसका। पैसेज का सोल्यूशन दे रहे हो, हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है पैसेज में। ठीक है। सो योर आंसर शुड बी सी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज। पॉज इट, रीड इट, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड विद इट। ओके ओके, आई होप सबने पढ़ लिया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहता है ये। At the heart of agroecology is the idea that agroecosystem should mimic the biodiversity levels and functioning of natural ecosystems, such agriculture mimics like their natural models can be productive, pest resistant, nutrient conserving, and resilient to shocks and stresses. In ecosystems, there is no waste. Nutrients are recycled indefinitely. Agroecology aims at closing nutrient loops, that is, returning all nutrients that come out of the soil back to the soil, such as though applications of farmyard manure. It also harnesses natural processes to control pests and build soil fertility. Through intercropping के थ्रू हम लोग ये काम करने वाले हैं। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूड इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लाइफ स्टॉक्स एंड क्रॉप्स। ओके, तो पूरा का पूरा जो पैसेज है वो एग्रो इकोलॉजी पे है। ठीक है, एग्रो इकोसिस्टम पे है, एग्रो इकोलॉजी पे है। एग्रो इकोलॉजी बताओ क्या होगा। इट हैज 2 words, एग्रो that means agriculture and second is ecology। तो मतलब आपने एग्रीकल्चर भी करना है with including your environment plus ecology, environment plus agriculture, मतलब environment को साथ में लेते हुए आपने एग्रीकल्चर करना है, उसको हम एग्रो इकोलॉजी कह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने फंक्शन करना है अपना एग्रीकल्चर, इस तरीके से एग्रीकल्चर को मेंटेन करना है सच दैट वो प्रोडक्टिव भी हो, पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो, नेचर न्यूट्रिएंट्स भी कंजर्व हो रहे हो उसमें, और वो रेजिलेंट भी हो शॉक्स और स्ट्रेसेस से, कि अगर ड्रॉट्स आ गए या ज्यादा पानी की बरसात हो गई, फ्लड्स आ गए, तो भी वो एग्रीकल्चर जो है वो शॉक्स और स्ट्रेसेस, इन शॉक्स और स्ट्रेसेस से रेजिलेंट रहे। ठीक है, और इकोसिस्टम्स क्या होंगे, ये तो हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और इकोसिस्टम को जब हम साथ में लेके चलेंगे तो उसका मतलब ये है कि कोई भी वेस्ट ना हो, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से रिसाइकल होकर वापस से एग्रीकल्चर में ही लग जाएं। ठीक है, रिटर्निंग ऑल न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल से बाहर आते हैं उसको वापस बैक टू द सॉइल पहुंचाना, ये इकोलॉजी का मतलब हो गया, आपका इकोसिस्टम का मतलब हो गया। ठीक है, और नेचुरल प्रोसेसेस आप यूज करो,
पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। कैसे नेचुरल प्रोसेसेस यूज करोगे आप? इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। इंटरक्रॉपिंग के साथ साथ आप ट्रीज, लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स को इंटीग्रेट करने का काम भी कर सकते हो। ये सारी चीजें करोगे तो नेचुरल वे में आपका एग्रीकल्चर भी प्रोसेस रहेगा, बढ़िया रहेगा, सब चीजें सही रहेंगी और उसके साथ साथ आपको कोई केमिकल्स यूज नहीं करने पड़ेंगे और उससे इकोसिस्टम भी सही रहेगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस सॉइल में आ जाएंगे। तो दिस इज एग्रो इकोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर प्लस इकोलॉजी। आपने इकोलॉजी भी साथ में लेके चलनी है एग्रीकल्चर के। ये नहीं है कि आप सॉइल को बर्बाद करते जाओ अपने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली द पैसेज इज ऑल अबाउट एग्रो इकोलॉजी और उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेटिव है ये भी, है ना। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग: cover crops, fertigation, hydroponics, mixed farming, polyculture and vertical farming. Which of the following farming practices can be compatible with agroecology implied by the passage? पैसेज के साथ हमने इंटरक्रॉपिंग की बात करी थी पैसेज में, है ना। पैसेज में हमने इंटरक्रॉपिंग की बात करी है। अब हमने ये देखना है कि एग्रोइकोलॉजी में कौन सी चीजें साथ में लेके हम चल सकते हैं। ओके, कवर क्रॉप्स, हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग होगा, पॉलीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग ले सकते हो आप, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स सी 3 और 4 साथ में कहाँ है। ओनली दिस इज द राइट आंसर। 3 और 4 यहाँ यहीं पर ही है साथ में। 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4 एंड 5 मतलब कवर क्रॉप्स और वर्टिकल फार्मिंग को हम नहीं ले रहे। वर्टिकल फार्मिंग ना तब यूज करी जाती है जब एरिया नहीं हो हमारे पास फार्मिंग करने का। अब यहाँ पे हमने एरिया की बात नहीं करी। वर्टिकल फार्मिंग में दीवारों पे, वॉल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टली फार्मिंग कर देते हैं लोग, दीवारों पे पौधे उगा लेते हैं, ठीक है, टांग के पौधों को। तो वो हो गई वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग हो गई वॉल पे होती है ना, जहां पे स्पेस की कमी हो, नो स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, है ना, वहां पे करा जाता है ये हमने एग्रोइकोलॉजी में नहीं डाल सकते हम इसको। तो 6 को हमें एलिमिनेट ही करना पड़ेगा और साथ में कवर क्रॉप्स भी हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बी पार्ट होना चाहिए। 3 और 4 तो होंगे ही। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? अच्छा देखो, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जहां पर वेरी लेस वाटर यूज होता है, बिना पानी के आप क्या कहते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाला जाता है, बिल्कुल उनके रूट्स पे ड्रॉप डाली जाती है, एग्जैक्टली ऑन द रूट्स। उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जहां पे बहुत कम पानी जरूरत पड़ती है। मिक्स्ड फार्मिंग में आप क्या कर रहे हो? एग्रीकल्चर के साथ आप लाइफ स्टॉक भी रख रहे हो, ठीक है, और साथ में ट्रीज भी उगा रहे हो। सिर्फ वो वाला क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप उसमें फ्रूट्स उगा रहे हो, वेजिटेबल्स उगा रहे हो, और भी चीजें उगा रहे हो, ठीक है। सिर्फ राइस और वो वीट उगाने की बजाय और चीजें भी उगा रहे हो, उसमें मिक्स्ड फार्मिंग हो जाती है। लाइफ स्टॉक भी होता है उसमें, सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी चीजें होती हैं, ठीक है। नाउ पॉलीकल्चर में एक से ज्यादा आप एक टाइप से ज्यादा टाइप्स की एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ मेनी टाइप्स। इसमें फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के अलावा भी चीजें हैं, जैसे लाइफ स्टॉक वगैरह हो गया। पॉलीकल्चर में एग्रीकल्चर ही होगा लेकिन अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर होगा। वर्टिकल फार्मिंग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी बी पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज नंबर 4, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें आप टाइम ले लो, आराम से इसको पढ़ लो, फिर हम इसके आगे इसको समझेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट्स रीड द पैसेज। ओके, अ सोशल फिजिकल एनवायरमेंट riddled with poverty, inequalities, unhygienic and unsanitary diseases. ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट जिसमें पोवर्टी, इनइक्वालिटी, अनहाइजीनिक
चीजें और इनसैनिटरी डिसीजेस भी होती हैं। हाइजीन हैज डिफरेंट लेवल्स, पर्सनल, डोमेस्टिक, कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल इज आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन कि आप रोज बेदिंग करो, रोज ब्रश करो, ठीक है, और अपने आप को साफ सुथरा रखो, अपनी बॉडी को, ठीक है, योर ओन बॉडी। यहाँ पे पर्सनल हाइजीन वो आ गया। डोमेस्टिक हाइजीन इज योर हाउस, आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए। कम्युनिटी हाइजीन में इज योर एरिया, जहां पे आप रह रहे हो, आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपकी कम्युनिटी हो सकती, जो भी कॉलोनी हो सकती है, जहां पे भी आप रहते हो वो जगह आप साफ रखोगे। तो वो 3 जगह के 3 लेवल्स है हाइजीन के। पहले आप अपने आप को साफ रखो, फिर अपने घर को रखो, फिर अपने एरिया को रखो। एंड देयर इज नो डाउट दैट पर्सनल क्लीनिंगनेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर आप अपने आप को साफ रखोगे तो इन्फेक्शियस डिजीजेस तो होनी कम हो जाती हैं। बट एंट्री ऑफ द मार्केट into this domain has created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisements. अच्छा, अब मोस्टली हर कोई पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करता है कि आप खुद को साफ रखोगे तो इन्फेक्शन से बच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑनस्लॉट जो एडवर्टीजमेंट्स की बात करी जा रही है, डिटॉल हो गया या और भी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने आप को साफ करने की पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। अब उससे क्या होता है, दिमाग में लोगों के रहता है कि सिर्फ खुद को साफ रखने से ही हम बच जाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस। आपको अपना एरिया, अपना घर सब साफ रखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न यूरोप शोज दैट along with personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation, food security have brought down child और इन्फेंट डेथ और इन्फेक्शन रेट्स। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है, वेस्टर्न यूरोप के डेटा में या वेस्टर्न यूरोप की स्टडीज में ये पता चला है कि पर्सनल हाइजीन या फिर जनरल इम्प्रूवमेंट जो है हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जिसके अंदर क्लीन वाटर आता है, सैनिटेशन आता है, फूड सिक्योरिटी आती है, अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो इन्फेंट, जो छोटा बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ है, इन्फेंट या फिर चाइल्ड का डेथ रेट जो है वो बहुत कंसिडरेबली कम हो जाता है। अगर आपको सारी चीजें साफ सुथरी मिल रही हैं, पानी पीने को साफ मिल रहा है और आपको फूड सही टाइम पे और सही साफ सुथरा मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, ठीक है। द ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन ऑल्सो ब्रिंग्स इन परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस। हैंड हाइजीन तो बहुत लोग करते हैं कि भैया हाथ तो जरूर साफ रखने चाहिए, है ना। Influence of the market on personal health, overriding or marginalizing the negative impacts on ecology and emergence of resistant germs. तो हैंड हाइजीन के बारे में बात हो रही है कि आप हाथ धो, इसके चक्कर में ना पर्सनल हाइजीन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है कि हाँ, हाथ साफ रखने चाहिए, और इसकी वजह से जो बाकी चीजें हैं मार्जिनलाइज किया जा रहा है इकोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, ठीक है, कि आपके एनवायरनमेंट में जो गंद मच रहा है या जो जर्म्स फैल रहे हैं उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि अगर बाहर एनवायरनमेंट में गंदगी है भी तो भी हमारे अगर हाथ साफ रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द पैसेज। हाँ, यहाँ पर सबसे जो क्रक्स है या जिसके बारे में बात करी गई है दैट इज योर हाइजीन, ठीक है। हाइजीन के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है और हाइजीन कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। नाउ लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज अबव फॉलोइंग assumptions। अब assumptions की बात आ गई है, देख लो, ठीक है। इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन था, एक क्रक्स वाला क्वेश्चन था, और अब assumption वाला क्वेश्चन आ गया कि इस पैराग्राफ को पढ़ के आप क्या समझ पाए हो, क्या ये सारी चीजें अज्यूम करी जा सकती हैं। पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर कम्युनिटी हाइजीन। जो लोग पर्सनल हाइजीन पे ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, जो अपने आप को ज्यादा साफ रखने पे ही धुन लगाए रखते हैं, वो कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर कर देते हैं। इज इट सो? ऐसा जरूरी है क्या? अज्यूम कर सकते हैं हम ऐसा? ओके, emergence of multi-drug resistance germs can prevent emergence of multi-drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness.
अगर आपकी पर्सनल क्लीनिनेस रहेगी तो आप मल्टी ड्रग जर्म्स से बच जाओगे। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन रहेगी तो आप जर्म्स से बच जाओगे। इज इट सो? एंट्री ये तो नहीं हम कर सकते क्योंकि आपकी कम्युनिटी हाइजीन भी इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, सिर्फ पर्सनल हाइजीन से काम नहीं बनेगा। एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज से यहाँ पे लिखा था एक लाइन की जो मार्केट इंक्रीज हुई है, मार्केट के इन्फ्लुएंस की वजह से पर्सनल हाइजीन पे हुआ है थोड़ा कम, है ना। ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन आल्सो ब्रिंग्स इन परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट ऑन पर्सनल हेल्थ। ओके, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे ये वाला सही है, तो मेरे हिसाब से भी इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बट थर्ड इज नॉट राइट। तो थर्ड नहीं है सही, तो ये हटा दो यहाँ से। Scientific and micro level interventions are not sufficient to bring down the burden of the infectious disease. Scientific और micro level जो interventions हो रही हैं वो sufficient नहीं है infectious disease को कम करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है। The community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious disease. This is perfectly right. तो मेरे हिसाब से 5 तो बिल्कुल सही है और 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। 4 भी हमें सही लग रहा था, तो ठीक है। बाकी 1 and 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, जो मुझे लग रहे थे रॉन्ग भी, है ना। तो हमारा ये आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन, जरूरी नहीं है कि अगर आप पर्सनल हाइजीन करते हो तो आप कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अज्यूम करना गलत है। और फिर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स हैं वो सिर्फ पर्सनल हाइजीन से प्रिवेंट करे जा सकते हैं, नो, तो सिर्फ पर्सनल हाइजीन से प्रिवेंट नहीं करे जा सकते। तो सिर्फ 4 और 5 ही सही है हमारे। तो आज हमने 4 पैसेजेस सॉल्व करे हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करे हैं। दीज आर ऑल PYQs, मैंने आपको यहाँ ईयर लिखा हुआ है सारा। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वी आर लॉन्चिंग अ न्यू टेस्ट सीरीज वेरी सून एंड you can get it on from our Telegram channel, you can get the information from our YouTube channel, you can get everything from there, and the test will starts from January, so enroll before that, January 2026. It will going to be for the prelims 2026. Okay, so I hope you like the video. Do share it with your friends who are preparing for UPSC, and I'll see you in the next class. Bye bye everyone.